सो दोस्तों एज प्रॉमिस हम आ चुके हैं केदारनाथ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं केदारनाथ का टेम्पल। और बड़ी मेहनत लगी है सही बताऊं तो यहाँ तक आने में। ये जो 22 किलोमीटर का ट्रैक था दैट वाजंट इजी। और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के, तो यहाँ पर आज देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर तरफ आप देखिए आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। ये मंदिर के पीछे का एरिया है और यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वो भीमशिला है। जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी तो सारा जो जल का प्रवाह था वो इसी भीमशिला ने रोका था, जिसकी वजह से ये मंदिर बच पाया था। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर का एग्जिट गेट है और बहुत भीड़ है इस टाइम पर। आप देखिए मतलब आपको हर तरफ बस लोग ही लोग दिखेंगे, लेकिन ये नज़ारे भी देखिए साथ में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अच्छा जो रह गया तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेलीपैड है। यहाँ से आके हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं और यहीं से वो पूरी लाइन वाइन शुरू हो जाती है जो पूरा मंदिर तक लगी हुई है। इतनी लंबी लाइन है कि मैं आपको एक फ्रेम में दिखा नहीं पा रहा हूँ। इतना हाइट पे होने के बाद भी मैं आपको एक फ्रेम में नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी देखो एक हेलीकॉप्टर और आ रहा है, लगातार आ रहे हैं। इस टाइम पे इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, आई थिंक हर 5 मिनट में आ रहा होगा। जिस तरह से अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं मुझे काउंटिंग में 20,000 से ज़्यादा लोग तो पर डे मतलब आ रहे होंगे। कहने वाले तो 50,000 भी बोल रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट काउंटिंग। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भैरवनाथ और यहाँ पर कहते हैं कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अगर आपने बाबा भैरव के दर्शन नहीं किए तो फिर आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करवाते हैं, फिर आपको और चीज़ें हम यहाँ पे जो व्यू है वो भी इसको मंदिर के अंदर तो नहीं जाएंगे हम, बट यहीं से कोशिश करते हैं कुछ आपको दिखाने की। और यहाँ से ये ऐसी जगह है जहाँ से पूरा केदार घाटी दिखती है। मैं थोड़ा ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अलाउ मी सम टाइम। सो एज यू कैन सी, तो ये मंदिर तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन असल बात है यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ पे आके हमें क्या फील हुआ और ये ट्रैक क्या था यार। ट्रैक इजी नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ। 22 किलोमीटर का ट्रैक जो है उसके लिए आपको यहाँ से जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा। कई बार आपका शायद शरीर जवाब दे सकता है, और अगर आप मन बना के आए हैं कि बाबा के दर्शन करने हैं तो आप फिर ऊपर तक आ ही जाते हैं। बट आई थिंक ये जो जितना भी जर्नी थी ना, जितना मेहनत लगी, वो दर्शन करने के बाद वो सब ऐसा लगा कि मतलब अलग ही सुकून है यहाँ पर। तो दोस्तों बाबा केदारनाथ और भैरवनाथ के दर्शन के बाद थोड़ी बात अब क्रिकेट की भी कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये क्रिकेट वीडियो है। सो पंजाब की टीम भिड़ेगी आरसीबी से पहला मुकाबला, और दूसरा डीसी की टीम भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम से। और पॉइंट्स टेबल अभी इस वक्त पर देखो तो ऐसी है कि अब एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और पंजाब के लिए तो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और मुकाबला भी बड़ी टीम से है। आरसीबी के लिए जो टीम चाहेगी कि क्वालिफाई करें और इस मैच को जीत के सीधा अपना जो क्वालिफिकेशन है वो पक्का करें, अपने नाम के आगे क्यों लगाएं। और दूसरी तरफ पंजाब की टीम जितने मुकाबले ये हार गए हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस तो हिल गया होगा। देखो टीम तो सडनली ख़राब नहीं हो गई, ये तो सबको पता है, क्रिकेट खेलने वाले, जानने वाले, देखने वालों को भी, कि टीम compete कर रही है, लगातार compete कर रही है, लेकिन मैचेस में वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे शायद अभी मुझे हो रही है लगातार बोलने पर। ऑक्सीजन लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो हल्की सी सांस सी फूल रही है। तो माइट भी थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाए तो डोंट वरी, उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। तो मैच पर वापस लौटते हैं। पहले हम आरसीबी की टीम की बात करते हैं। तो आरसीबी के लिए वही है कि मैच जीतो और अपना क्वालिफिकेशन पक्का करो। पिछले मैच में उन्होंने जैकब डफी को भी खिलाया था, हेजलवुड को भी खिलाया था। कॉम्बिनेशन शायद बॉलिंग के लिहाज से तो उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। बॉलिंग आरसीबी की टॉप नॉच रही है। देखो जीटी की बॉलिंग आप देखो तो सबसे अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में। बाकी आरसीबी की बॉलिंग भी जिस तरह से शुरू में परफॉर्मेंस हो रही थी, थोड़ा बहुत उनके साथ प्रॉब्लम बस हुई कि हेजलवुड के कुछ मैच अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, और स्पिन डिपार्टमेंट में माइट भी थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं वो, कि अभी जब नॉकआउट स्टेज आएगा, या जो बिजनेस एंड एक तरह से शुरू ही है, तो नॉकआउट स्टेज जब आएगी तब जो है वो उनके स्पिनर्स कहीं उनके लिए कमजोरी ना बन जाए, वो उनकी हार का कारण ना बन जाए। स्पेशली सुयश शर्मा ने जिस तरह से स्ट्रगल किया, कृणाल पांड्या ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं बट नॉट लाइक कि बेस्ट ऑफ स्पिन बॉलर हैं उनके लिए।
तो वहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए। बाकी आई थिंक फिल सॉल्ट का वेट आरसीबी के फैंस भी कर रहे होंगे, और जो एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होने की बात है तो वो एक चीज़ है कि अगर फिल सॉल्ट आते हैं तो जैकब बैथल बाहर जाएंगे, वो एक चीज़ हो गई। दूसरा ये होगा कि फिर आप जितेश शर्मा को बाहर कर सकते हैं इस टीम से, और जितेश को बाहर करेंगे देन आपके पास एक वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन है। हालांकि पिछले मैच में आपने वेंकटेश अय्यर को भी खिला लिया था। तो आई थिंक आरसीबी इज़ वेल सॉर्टेड। आई डोंट थिंक कि आरसीबी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट कई बार होता है कि आप जब लगातार जीत के आ रहे होते हैं तो फिर पंजाब की टीम लगातार हार के आ रही है। लॉ ऑफ एवरेज क्रिकेट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बट होता है, बहुत बार हम देखते हैं उस चीज़ को। और विराट कोहली की पिछले मैच में जिस तरह की शानदार पारी आई, इट वाज अ डिफिकल्ट विकेट, और विराट कोहली ने जिस तरह से खेला तो यू एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी फ्रॉम विराट कोहली। 2 मैच उनके 0 भी बने थे और उसके बाद उन्होंने आके 100 बना दिया। तो आरसीबी इज़ वेल सॉर्टेड। अब आ जाइए पंजाब की टीम पर। पंजाब की टीम चेंज क्या कर सकती है यार? प्लेइंग 11 में चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं है। मैंने उनको पिछले वीडियो में जो जो चीज़ें सजेस्ट करी थी कि आपको स्विंग बॉलर्स की ज़रूरत है, उन्होंने अजमतुल्लाह उमर जई को खिला लिया। मार्को एंसन की पिटाई फिर भी हुई, हालांकि मार्को एंसन अब एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, उनको तो आप बाहर कर नहीं सकते। सो कॉम्बिनेशन पंजाब ने रिफाइन करने की कोशिश की है, बट आई थिंक पंजाब के लिए अब ये मैटर ना कॉम्बिनेशन चेंज करने से ज़्यादा ये है कि बिलीव का कि हम जीत सकते हैं। और आई थिंक जैसे पंजाब की टीम एक मैच जीतेगी तो पहले जैसे जीत रही थी वैसे ही दोबारा से भी जीतने लग जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि टीम वही है, प्लेयर वही हैं जो अच्छा खेल रहे थे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप शायद शशांक सिंह के साथ देख सकते हैं कि उनके रन नहीं बन रहे। विष्णु विनोद को भी खिला लिया ना इन्होंने पिछले मैच में, देखो उन्होंने एक छोटा सा कैमियो जरूर खेला, और हालांकि वो विनिंग कॉज में नहीं आया। रन इतने थे कि मुंबई की टीम ने इजीली उसको चेज डाउन कर दिया। तो ये आरसीबी वर्सेस पंजाब का मुकाबला बहुत क्रूशल है। आरसीबी के लिए शायद उतना नहीं है, क्योंकि आरसीबी का ये है कि अभी बाद के मैचेस बचे हुए हैं, उनमें से कोई जीत लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। बट पंजाब की टीम मेरे हिसाब से उनके लिए तो डू और डाई गेम है। अगर ये मुकाबला पंजाब हार गई ना तो फिर पंजाब की नमस्ते टाटा बाय हो सकती है इस आईपीएल से। ऐसा ही सेम कहानी राजस्थान रॉयल्स के साथ भी हो गई है। बट यहाँ पर क्या है कि उधर आरसीबी थी जिसका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है, और आरसीबी को अभी टेंशन नहीं है। टेंशन तो अब दिल्ली को भी नहीं है। देखो मैथमेटिकली भले ही दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट में जिंदा हो, बट फैक्ट ये है कि दिल्ली की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इवन केकेआर भी बाहर हो चुकी है। ये 6 टीमों का ही आईपीएल बचा है, और हो सकता है कि कुछ मैचेस के बाद आप देखें ये 5 टीमों का ही बचा हो, सीएसके की टीम भी उसमें से बाहर हो जाए। और अभी जो आज के मैचेस होंगे वहाँ पर आप देखिए कि आरआर की टीम है, अगर ये हार गए और पंजाब की टीम हार गई तो आपको जो टॉप 4 टीमें हैं क्वालिफाई करने वाली वो ऑलमोस्ट पता लग जाएगी। फिर नेट रन रेट की बात थोड़ी बहुत आ जाएगी कि उसमें से कौन सी टीम आगे जा रही है, तो उसमें से आ जाएगी। बट ये लास्ट की फिर 3 टीमें रह जाएंगी। जिन टीमों का क्वालिफिकेशन आज की डेट में श्योर शॉट लग रहा है उसमें एक मेरे हिसाब से अब जीटी है और दूसरा आरसीबी की टीम है। बाकी तीसरा चौथा पाँचवा कौन है, मतलब पाँचवें की तो इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे भी, तीसरा चौथा कौन है ये देखना रहेगा। लड़ाई चल रही, एक एक मैच के साथ सब कुछ जो है वो डिसाइड होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात अब डीसी की टीम की, तो डीसी तो वैसे ही अब अगले सीजन की टीम बनाने की शुरुआत कर चुकी है। रीजन इसकी यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, उन्होंने माधव तिवारी को भी खिला लिया। अभिषेक पोरेल को फाइनली इतना कंट्रोवर्सी के बाद उनकी वापसी हो गई। उसके अलावा जो साहिल पराग है उनको भी उन्होंने ट्राई आउट किया। एक आधा शॉट उन्होंने जो सेकंड लास्ट गेम था उसमें अच्छा दिखाया था। पहले मैच में जितना वो क्लूलेस नजर आ रहे थे, ऑफ स्टांस नजर आ रहे थे, आई वुड से ऑफ स्टांस नजर आ रहे थे, क्लूलेस ज़्यादा कि भुवनेश्वर कुमार ने उनको एकदम रॉन्ग फुट पकड़ा और इन स्विंगिंग यॉर्कर, और भुवी ने भाप लिया था एक्चुअली उस मैच में। बट पिछले मैच में उन्होंने कुछ शॉट्स अच्छे लगाए। लंबी पारी तो आप एक्सपेक्ट जरूर करते हैं, बट आई थिंक यंगस्टर है, बाय द टाइम हिल डेफिनेटली इम्प्रूव। बट माधव तिवारी जो है वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव रहा। आकिब ने भी अच्छा किया जब उनको कंडीशंस मिली। सो दिल्ली हैज़ नथिंग टू लूज नाउ, कि दिल्ली के पास यह है कि अब भैया अपना तो कुछ है नहीं, खुला खेलना है एकदम फ्रीडम के साथ, और सामने वाली टीम को रहने नहीं देना है। आरआर के सामने चैलेंजेस हैं। रियान पराग पिछला मैच नहीं खेले थे, आरआर की टीम हार गई थी, और आरआर की टीम जो एक वक्त पर सबसे बेहतर टीम लग रही थी इस टूर्नामेंट की, नो वन ऑफ द बेस्ट टीम तो लगी रही थी, नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम तो लगी रही थी। प्रॉब्लम कहाँ हुई? आई थिंक जो टॉप ऑर्डर उनका फायर कर रहा था ना कंसिस्टेंट बेसिस पर, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए बनी। मिडिल ऑर्डर में उनके जो प्रॉब्लम थी उन्होंने लेट से उसको एड्रेस किया, लेकिन एड्रेस तो कर लिया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो टॉप ऑर्डर उनका वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल रन बना रहे थे, अभी ये भी नहीं है कि रन नहीं बना रहे,
अब वो बड़े रन नहीं बन रहे, और बड़े रन नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके बहुत बड़े स्कोर भी नहीं बन रहे। आप रन बना रहे हैं, 200 के आसपास पहुंच जा रहे हैं, बट 200 आज के टाइम में चेज हो जा रहा है। दूसरा, आपको नांद्रे बर्गर की बॉलिंग से प्रॉब्लम हुई कि नांद्रे बर्गर जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो वो एक प्रॉब्लम हुई, फिर आपने चेंज कर दिया। स्पिन डिपार्टमेंट में भी थोड़ा बहुत 19-20 रहा, आपने चेंजेस जरूर किए उसमें। तो मैंने प्रॉब्लम्स आर देयर कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एड्रेस करनी रहेंगी। बट मेन आई थिंक फाउंडेशन अगर अच्छा बन जाए ना उनके लिए, तो फिर सारी चीज़ें इन सिंक हो जाती हैं ना, कि अगर बड़ी पारी आपको एक यशस्वी जायसवाल से, वैभव सूर्यवंशी से और इवन ध्रुव जोरल से, किसी से भी टॉप 4 में अगर 2 अच्छा खेलते हैं ना, तो फिर फाउंडेशन सेट हो जाता है, और वही जो आप 200 बना रहे थे उसको आप 230-40 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन योर बॉलिंग कैन डिफेंड। या फिर जैसे राजस्थान रॉयल्स को शुरू में थोड़ा विकेट्स का भी फायदा मिल गया गुवाहाटी में, जिस तरह की कंडीशंस थी, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली थी, पहले बॉलिंग मिल गई, वहां पर उनके फास्ट बॉलर्स ने वो कंडीशंस एक्सप्लॉइट कर ली, और उसके बाद जो चेज उनको मिला वो फिर उतना डिफिकल्ट चेज था नहीं, चाहे वो सीएसके के खिलाफ हो या एक मैच और हुआ था वहां पर जो सामने वाली टीमें स्ट्रगल कर रही थी। तो शुरू के मैचेस जब राजस्थान रॉयल्स जीत रही थी तो काफ़ी ज़्यादा हमने उस पर बात भी की थी कि ये कंडीशंस जो हैं वो उनके फास्ट बॉलिंग को मदद कर रही हैं, और फिर वैभव सूर्यवंशी जैसा खेल रहा है वो है। चेंजेस तो आई डोंट थिंक कि, देखो अब चेंजेस जितने जिस टीम में होने थे ना, वो ऑलमोस्ट टीमें करके देख चुकी हैं, और सारे कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट जो है वो ट्राई आउट किए जा चुके हैं। हाँ, फॉरेन फास्ट बॉलर में थोड़ा बहुत और सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं एक चीज़ सुशांत मिश्रा को खिलाने की बात कर रहा था, तो उनको खिलाने के बारे में भी सोचा जा सकता है, बट पॉइंट ये है कि ना कि किसकी जगह पर लेके आएंगे ना, वो भी एक दिक्कत हो जाती है ना। अभी जो आपके प्लेयर खेल रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं, सी अगर अच्छा नहीं कर रहे तो वो बुरा भी नहीं कर रहे, तो उसमें दिक्कत हमेशा होती है कि आप बाहर निकालें, रखें, निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस एक पर्टिकुलर प्लेयर या उस रीज़न की वजह से नहीं हार रहे। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि आप जो है वो पिछले मैचेस अपने हार रहे थे। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी गुड गेम, और यहाँ पर डीसी आई थिंक इज़ लुकिंग बिट वीक इन टर्म्स ऑफ जैसे उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, और आरआर के पास रहेगा ये एडवांटेज कि वो इस मैच को जीत सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कंडीशंस किस तरह की हैं और कैसे। तो यही है दोस्तों ये वीडियो। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि कौन सी टीम दोनों मैचेस में जीत रही है आपके हिसाब से। बाकी हमने आपको व्यूज़ भी दिखाए और दर्शन भी करा दिए हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।